सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ और क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट समझिएगा, अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, दो टाइप की डिजाइन होते हैं। एक स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन होता है। अब एक नया वेब ऐप डिजाइन भी आ गया है। तो स्ट्रक्चर चार्ट उसके लिए होता है कि हम सबसे पहले अपना जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम डीएफडीज बनाते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम्स। फिर उस डेटा फ्लो डायग्राम को अलग अलग लेवल पे बनाते हैं, 0, 1 ऐसे करके, और उसके बाद हम स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं। जो स्ट्रक्चर चार्ट होता है वो एक स्ट्रक्चर दिखाता है प्रॉपर डिजाइन के लिए। तो स्ट्रक्चर चार्ट कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर चार्ट इसलिए होता है, इसको समझिए। स्ट्रक्चर चार्ट एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम डिजाइन टेक्निक है। ध्यान दीजिएगा, ये डिजाइन टेक्निक है और इसमें सारे कंपोनेंट होते हैं हायरार्किकल फॉर्म में, यानी कि ऊपर से नीचे, जैसे ट्री स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से। तो स्ट्रक्चर चार्ट एलिमेंट में अगर आपको मॉड्यूल लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। कंडीशनल लाइन लिखी है तो वो कुछ इस तरीके से होगी। ये ऑफ पेज है, ये ऑन पेज है, ये एरोज हैं आपके, ये एरोज है, और एक ये एक्टिविटी एरो है, एक डेटा एरो है। तो ये लाइब्रेरी मॉड्यूल, एक एग्जांपल लीजिए। तो लाइब्रेरी मॉड्यूल लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे आप, और इसमें नंबर दिए जा रहे हैं, देखिए 1, 1.1, 1.2 इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं। तो अगर मैं एक को विभक्त करता हूँ दो में, अगर ये 1 है तो ये 1.2 1.1 हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा। और मैं इसको विभक्त करता हूँ 3 भाग में, तो ये 1.1 था ना, तो ये 1.1.1 हो जाएगा। अगला मान लीजिए ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये हो जाएगा 1.1.2 और ये 1.1.3 ऐसे बनेंगे। तो एक स्ट्रक्चर चार्ट बनाने के लिए आप जो प्रोसेसेस हैं डीएफडी में, जैसे मैंने बताया डीएफडी से शुरुआत होती है। डीएफडी होता है डेटा फ्लो डायग्राम, ये सिस्टम में डेटा फ्लो को दिखाता है। प्रोसेस जो डीएफडी है इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूल को स्ट्रक्चर चार्ट में। किस तरीके से? एफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसेस हो सकते हैं, और इसमें एक तो एफरेंट, ये देखिए ए है, ये ई है, ध्यान दीजिएगा। एक एफरेंट प्रोसेस है, एक इफरेंट प्रोसेस है। जो एफरेंट प्रोसेस हैं ये हमें बताते हैं इनपुट क्या होगा सिस्टम को, और सेंट्रल प्रोसेसेस बताते हैं कि कौन से हमारे जो क्रिटिकल सिस्टम ऑपरेशंस हैं वो सेंट्रल प्रोसेसेस से दर्शाए जाएंगे। जो एफरेंट प्रोसेसेस हैं उसे हम हैंडल, मतलब जो सिस्टम के आउटपुट को हैंडल करेगा उसे ई एफरेंट प्रोसेस कहेंगे। तो जो डीएफडी लेवलिंग है ये पूरी तरीके से करस्पॉन्ड करेगी आपके स्ट्रक्चर चार्ट हायरार्की को, जो ट्री स्ट्रक्चर बनेगा। किस प्रकार के आपके स्ट्रक्चर चार्ट होते हैं? जैसे एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर होता है, ये बताएगा, ये कंट्रोल करेगा वो उन मॉड्यूल्स को जो कॉल करेंगे सबऑर्डिनेट मॉड्यूल को, जिसमें हर एक हैंडल करेगा एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। जिसमें आपके एफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं, कुछ कम प्रोसेस हो सकते हैं, हायर अप लेवल्स के स्ट्रक्चर चार्ट हो सकते हैं, और जिसमें हम इनपुट लेंगे ताकि नया आउटपुट बना सके। जैसे एक एग्जांपल समझिए कि एक जैसे स्टूडेंट ग्रेड सिस्टम है 1.0, जैसे मैंने बताया स्टूडेंट ग्रेड सिस्टम के लिए आपको मेंटेन स्टूडेंट ग्रेड, मेंटेन स्टूडेंट, जनरेट इंडिविजुअल ग्रेड रिपोर्ट और प्रिंट स्टूडेंट ग्रेड लिस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इन चारों को हमने विभक्त किया या फिर इसको बांटा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 में। फिर आता है ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर, ये कंट्रोल करेगा मॉड्यूल को जो कॉल करेंगे अपने सबऑर्डिनेट मॉड्यूल को सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में। अब इसमें देखिए ये जो अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं, यहाँ पर ग्रेड रिकॉर्ड इस क्रिएट स्टूडेंट ग्रेड लिस्टिंग से ग्रेड रिकॉर्ड इनपुट लिया जाएगा कैलकुलेट करंट जीपीए में, और ये इसे आउटपुट देगा करंट जीपीए। ये इनपुट आउटपुट किससे शो हो रहा है? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो एरो बन रहा है, एरो में ये गोल है, मतलब खाली गोल है, और ये भी आपका खाली है। अब इसमें बाकी चीजें आप देखिएगा, ये जैसे बॉक्सेस से तो आप अलग अलग मॉड्यूल दिखा रहे हैं, ये यहाँ से आप जो इनपुट होगा आउटपुट होगा दिखाएंगे। यहाँ पर एक इवेंट है एंड ऑफ फाइल, ये एंड ऑफ फाइल कोई इनपुट आउटपुट नहीं है। यहाँ पर देखिए गोला जो है भरा हुआ है, ये गोल जो है भरा हुआ है, ये एक इंफॉर्मेशन पासिंग है। इसी तरीके से ये इसका मतलब होता है, ये जो है ना, इसका मतलब है लूप, ये बार बार चलेगा। लूप मतलब ये तीनों चीजें बार बार चलेगी। एक जब भी आप क्रिएट स्टूडेंट ग्रेड लिस्टिंग मांगेंगे, ये तीनों चीजें बार बार चलेंगी। अब हर एक सबऑर्डिनेट, जो भी आप ये सबऑर्डिनेट देख रहे हैं, ये भी कुछ स्टेप करेंगे, परफॉर्म करेंगे, जिसमें इनपुट को आउटपुट में चेंज किया जाएगा। उसमें भी आपके कुछ एफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं, बहुत सारे एफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं, लो लेवल का स्ट्रक्चर चार्ट हो सकता है, मतलब इसके और लेवल बना सकते हैं आप, और ये कोऑर्डिनेट करेंगे जो मूवमेंट है आउटपुट्स के। अब जैसे हमने देखा कि स्ट्रक्चर चार्ट का एक खाका किस तरीके से बनाया जाता है, तो इसमें सबसे शुरुआत हम करते हैं, सबसे पहले टॉप मॉड्यूल्स को जानते हैं, जो मेन मॉड्यूल्स होंगे, उसके बाद हम उनको डिकम्पोज करते हैं। यानी पहले ऊपर का डब्बा बनेगा, फिर नीचे के डब्बे बाद में बनेंगे।
फिर इन डब्बों को और तोड़ा जाएगा। ये स्ट्रक्चर चार्ट का काम है। फिर हम कंट्रोल कनेक्शंस करेंगे। आपने देखा कंट्रोल कनेक्शंस कैसे है कि जो एक लाइन बनाई जाती है। फिर हम कपलिंग करेंगे, जो दोनों साथ में है इसको इस तरीके से कपल कर देंगे। हम इसको बार बार रिव्यू करेंगे इस डिजाइन को, ताकि हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाए। फिर कहीं ना कहीं हमको लगेगा कि अरे ये दोनों काम ठीक से नहीं हो रहा, इस काम को 2 भाग में डिवाइड किया जा सकता है, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो डिजाइन की गाइडलाइन स्ट्रक्चर चार्ट की ये है कि एक हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर चार्ट ये आपके प्रोग्राम को मॉड्यूलर बनाएगा, रियूजेबल बनाएगा और आप इसको आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मेजर्स, चाहे आपका स्ट्रक्चर डिजाइन हो चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन हो, जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि कोहेजन कितना है, कपलिंग कितना है और कितने लेवल की फैन इन फैन आउट है। कोहेजन, कपलिंग और ये फैन इन फैन आउट आगे बहुत डिटेल में आने वाला है, लेकिन मैं फिर यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताता हूँ। कोहेजन का मतलब होता है कि अगर आपका एक मॉड्यूल बना, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में कितने इनकी फंक्शनल स्ट्रेंथ है, यानी कि ये कितने इंटरडिपेंडेंस है, इनमें आपस में कितनी एका है, यानी कि ये काम जो करना है एक काम इनको दिया गया, ये सारे वही काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी एक इसके अंदर आपने कंपोनेंट दे दिया जो बाहर से कनेक्ट करता है, यानी कि इसकी ये इंटरफेसिंग करता है बाहर के किसी हार्डवेयर से, और ये आपका प्रिंटिंग करता है। एक ही मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, तो ये इसका मतलब ये कोहेजन नहीं है। ये प्रिंटिंग कर रहा है पीडीएफ में, ये प्रिंटिंग कर रहा है आपका मान लीजिए किसी जेपीजी में, तो प्रिंटिंग का काम हो रहा है यहाँ पर। तो ये दोनों फिर आपस में कोहेसिव कहलाएंगे, या इनमें दोनों में एक है, दोनों प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं। कपलिंग का मतलब समझिए, अभी एक मॉड्यूल 1 है और एक ये मॉड्यूल 2 है। अब इनके बीच में मैसेज पासिंग आप इस तरीके से कर रहे हैं कि यहाँ पर एक आपने डेटा दे दिया, वो डेटा ये जब भी कहाँ यहाँ कुछ काम होता है वो इस डेटा को लेता है, अपडेट करता है, यानी कि आपने इन दोनों को आपस में डिपेंडेंट बना दिया। तो कपलिंग आपने ज्यादा कर दी, जो हम कभी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये इनके बीच में मैसेज पासिंग जो हो वो केवल जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस डॉट करके फंक्शन कॉल करते हैं, तो वो तरीका हो, यानी कि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हो, कपलिंग इनमें कम से कम हो, कोहेजन इनमें सबसे ज्यादा। कोहेजन जो होता है वो केवल एक मॉड्यूल के हिसाब से देखा जाता है, कपलिंग जो है वो एक से ज्यादा मॉड्यूल के हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि इसमें मॉड्यूल के बीच में कपलिंग देखी जा रही है। कोहेजन का मतलब एक मॉड्यूल के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं, चाहे आपने उसमें फंक्शन लिखा हो, चाहे उसमें कोई इंटरफेस लिखा हो, इनके बारे में बात होगी। फैन इन फैन आउट का मतलब है ये जैसे डब्बा है, ये डब्बा जो है ये 3 डब्बों को कॉल कर रहा है। डब्बा मतलब मॉड्यूल, एक मॉड्यूल 3 मॉड्यूल को कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब इसका फैन आउट है कितना, 3 फैन आउट, ये 3 को कॉल कर रहा है। मान लीजिए इसको कोई और 4 कॉल कर रहे हैं इसको ऊपर से, तो इसका फैन इन हो गया 4। जो इसको कॉल करेंगे इस मॉड्यूल के हिसाब से, जो इस कॉल करेंगे वो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स दे आर कॉलिंग, दे आर कॉल्ड एज, दिस नंबर्स आर कॉल्ड एज फैन इन, और ये जिसको कॉल करेगा उसे हम फैन आउट। तो एक डीएफडी जो हमने डिजाइन चार्ट में देखी, एक डीएफडी कुछ इस तरीके से अगर हम बनाना चाहें, एक सिंपल एग्जांपल है कि हम एक मॉड्यूल ले रहे हैं और उस तरीके से हम उस मॉड्यूल का डीएफडी बना रहे हैं। अभी हमें ध्यान रखिएगा, मॉड्यूल को समझने के बाद, उसका डीएफडी बनाने के बाद स्ट्रक्चर चार्ट बनता है, मतलब डीएफडी से स्ट्रक्चर चार्ट बनेगा। स्ट्रक्चर चार्ट ये एक सिंपल आपका डीएफडी है, इसमें केवल डेटा फ्लो हो रहा है कि जैसे मॉडिफाइड टेबल है, इसमें इनपुट आएगा, ये कैलकुलेट जॉब में जाएगा, यहाँ से इनपुट आएगा फॉर्मेट चेक में, ये अलग अलग इनपुट्स आ रहे हैं और क्या क्या काम हो रहा है, कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक आउटपुट आ रहा है। तो ये तीनों इनपुट अलग अलग इसमें दिए जा रहे हैं, यहाँ से ये फ्लो आपका बन रहा है, यहाँ पर ये आउटपुट पे जा रहा है। तो ये एक डीएफडी बना दिया आपने। अगर इसी का आपको अगर स्ट्रक्चर चार्ट बनाना हो, कोई एक स्ट्रक्चर चार्ट बनाना हो, चाहे मैंने जो एग्जांपल लिया उसका हो, चाहे कोई और भी, तो उसका मतलब समझिएगा आपका जो हायर लेवल पे होगा वो मेन मॉड्यूल होगा। ये इन चारों को कॉल कर रहा है, ये इन तीनों को कॉल कर रहा है, ये इन दोनों को कॉल कर रहा है, फाइनली ये दोनों का काम कर रहा है, यानी कि पूरी तरीके से ये इन दोनों को कॉल कर रहा है। पूरी तरीके से आपने मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बना दिया। अब क्या है, इसमें आपने क्लियर कट स्ट्रक्चर बता दिया कि ये साहब मैनेजर है, ये वो मॉड्यूल्स हैं जो स्लेव मॉड्यूल हैं या फिर जो केवल डेटा प्रोसेसिंग वाले मॉड्यूल हैं, और ये सब आपस में इस तरीके से डिपेंडेंट है, और इनको कम से कम, इनके आपस में डिपेंडेंसी कम से कम हो ताकि ये रीयूज कर सकें और इनको समझना आसान। कोकोमो मॉडल को डिटेल्ड कोकोमो मॉडल से कंपेयर करिए। बेसिक, डिटेल्ड, दो कोकोमो मॉडल 3 टाइप के होते हैं, मतलब कोकोमो मॉडल में एक बेसिक होता है, एक डिटेल्ड होता है, और एक और मॉडल है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ये बेसिक मॉडल है, इंटरमीडिएट मॉडल है और एम्बेडेड मॉडल है। तो ये बेसिक, इसके अलग अलग प्रकार हैं। कोकोमो का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। अब इसको 3 हायरार्की में हम बांटते हैं कोकोमो को। कोकोमो का बेसिक कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो और एम्बेडेड कोकोमो।
कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल का मतलब ये है कि हम कोकोमो से हम कॉस्ट जानने की कोशिश करते हैं। दिस इज एक्चुअली अ कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। कॉस्ट एस्टिमेशन का मॉडल है ये कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। तो इसमें 3 हायरार्की है। बेसिक एक ये स्टैटिक सिंगल वैल्यू मॉडल है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर का एफर्ट यानी कि कॉस्ट, बेसिकली स्टार्टिंग में तो एफर्ट निकालते हैं, फिर उससे कॉस्ट निकलता है, और इसमें हम फंक्शन प्रोग्राम साइज के हिसाब से लिखते हैं। जब हम इसमें KLOC या लाइन ऑफ कोड लेंगे, किलो लाइन ऑफ कोड, अब अलग तरीके आ गए हैं जिसमें हम KDSI लेते हैं, किलो डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शन। अब इंटरमीडिएट कोको में हम कंप्यूट करते हैं, हमेशा एफर्ट ही कंप्यूट कर रहे हैं, फंक्शन साइज होगा इसमें, साथ में कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स होंगे। यहाँ पर प्लेन KLOC के हिसाब से चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। बेसिक कोकोमो प्लेन हम लाइन ऑफ जो प्रोग्राम साइज है उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ पर इंटरमीडिएट में हम प्रोग्राम साइज तो लेंगे, साथ में कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स भी लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर सब्जेक्टिव असेसमेंट करेंगे प्रोडक्ट का, हार्डवेयर का, पर्सनल का, प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स का। यानी कि प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स में क्या क्या होगा, क्या आपको रिलायबिलिटी इतनी चाहिए, क्या आपको इसकी मेंटेनेबिलिटी इतनी चाहिए, वो सब चीजें भी जुड़ जाएंगी। तो पर्सनल में कितनी हाईली स्किल चाहिए, कितने लोअर स्किल चाहिए, उन सबका एक फैक्टर निकाल के हम यहाँ पर जोड़ेंगे, तब प्रोग्राम साइज के हिसाब से इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल निकालेंगे। एम्बेडेड कोकोमो मॉडल की बात करें तो इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक जो है इंटरमीडिएट की तो आएगी, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट यानी कि आप इसमें KLOC भी लेंगे, इसमें कॉस्ट ड्राइवर भी लेंगे, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन असेसमेंट होगा कॉस्ट ड्राइवर का इम्पैक्ट हर एक स्टेप में। ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट हर एक कॉस्ट ड्राइवर जो आपने यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर दिएगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा हर एक स्टेप में, चाहे वो एनालिसिस हो, डिजाइन हो, और आगे के आपकी चाहे कोडिंग हो, टेस्टिंग हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में इसका कॉस्ट ड्राइवर का इम्पैक्ट भी लेंगे, जिसे हम एम्बेडेड कोकोमो कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, क्या लेवल होते हैं टेस्टिंग के? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब ये होता है, मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कोई आप सामान लेके आते हैं, कोई गैजेट लेके आए, आप फटाफट उसको खोलते देखते हैं कि ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कोई भी चीज जब आप करते हैं, जैसे आप कुछ खाना बनाते हैं, खाना बना के आप थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, नमक कम तो नहीं है, मिर्ची ज्यादा तो नहीं हो गई, तो जो टेस्ट कर रहे हैं ना, तो टेस्ट वाला जो टेस्ट है वही सॉफ्टवेयर टेस्ट है। रियल लाइफ में कोई भी चीज जब बनती है तो उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, क्या हमने सही चीज बनाई है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के बाद हम टेस्टिंग करते हैं, हर एक लेवल की टेस्टिंग होती है, जिसमें सबसे छोटे लेवल पे यूनिट टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद हम उसको ऊपर जाते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, मॉड्यूल को कंबाइन करके, फिर उसके बाद हम सिस्टम टेस्ट करते हैं, सारे कॉन्फ़िगरेशन को मिला के, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको मिला के एक सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, उसका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी चेक करते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है जो हमको ये जानने में मदद करता है कि सॉफ्टवेयर हमारा करेक्ट है, कंप्लीट है, और क्वालिटी है कि नहीं। क्वालिटी, अगर आपने प्रोसेसेस ठीक से फॉलो किए हैं, अगर आपने रिक्वायरमेंट ले रखी है प्रॉपर, और सारी रिक्वायरमेंट आपने कंफर्म की है, या फिर उसमें फॉलो किया है, सारे रिक्वायरमेंट को एक्चुअली में दिया है अपने सॉफ्टवेयर में, तो हम कहेंगे आपका प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। एक चीज है इसमें कि कभी भी आप अगर आपका टेस्टिंग नहीं है तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि मेरा सॉफ्टवेयर करेक्ट है। केवल एक फॉर्मल तरीका वेरिफिकेशन का आप लगाएंगे, तभी एक कह सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट नहीं है। टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, वो जो हमको नहीं मिल पाए जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे। टेस्टिंग एक ऐसी एक्टिविटी है या प्रोसेस है जो हमें ये जानने में मदद करता है कि क्या सिस्टम जो आपने बनाया है वो अपने फंक्शन, जो फंक्शन उसमें इंटेंडेड है कि हम उसको ये फंक्शन करने चाहिए, क्या वो करेक्टली उन फंक्शनैलिटी को अंजाम दे रहा है। टेस्टिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप में एक कॉन्फिडेंस लाएगी कि ठीक है साहब, हमने इस सिस्टम को वेरीफाई कर लिया, ये वही काम करता है जो इसको करना था, और जो भी रिक्वायरमेंट दिए थे उन सबको फुलफिल किया है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लाइन का इसका डेफिनेशन ये है, टेस्टिंग इज डन विद एन इंटेंट टू फाइंड एन एरर। टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एन एरर। अभी एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम को थोड़ा मैं डाइल्यूट करता हूँ। टेस्टिंग में हम स्टैटिक टेस्टिंग भी करते हैं, जिसमें हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं प्रोग्राम को, और उसके लिए हम दो चीजें करते हैं। एक तो कोड रिव्यू होता है, इसमें कोड रिव्यू हो या डिजाइन रिव्यू, रिव्यूज होते हैं, रिव्यू होता है, और आप जिसमें वॉक थ्रू करते हैं। एक बार आप कोड आपके सामने आ गया या डिजाइन आ गया, उसमें उसको देखते हैं और एक नजर में आप एरर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत दिख रही है तो निकाल सकते हैं, जो एक्सपीरियंस है वो आराम से बता सकते हैं। फिर दूसरा होता है इसको एग्जीक्यूट करना, एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना। अभी जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, कंपाइल करते हैं, तो जो एरर आते हैं ना, वो आपके एग्जीक्यूशन वाले एरर है, लेकिन स्टैटिक एनालिसिस भी होती है।
जो मैं आपको अलग अलग लेवल बता रहा था, उसमें आप यूनिट टेस्टिंग सबसे पहले करते हैं मॉड्यूल लेवल पे। एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल को चेक करते हैं कि साहब ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। फिर अलग अलग मॉड्यूल जो बने उन सबको कंबाइन कर लेते हैं और इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। इसके लिए प्रॉपर इंटीग्रेशन प्लान बनाते हैं। फिर एक वैलिडेशन टेस्टिंग होती है, वैलिडेशन वेरिफिकेशन की भी बात करेंगे। वैलिडेशन टेस्टिंग का मतलब यही है कि आप रिव्यू करेंगे। वैलिडेशन में आप रिव्यू करेंगे, टेस्टिंग करेंगे प्रॉपर। इस वैलिडेशन में आप कोड रिव्यूज और इंस्पेक्शन का सहारा लेंगे। उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग यानी सिस्टम एज अ होल चेक करते हैं। इसमें फंक्शनल प्लस नॉन फंक्शनल दोनों रिक्वायरमेंट देखते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में क्या अंतर है? दोनों एक ही जैसी हैं या अलग अलग है? फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब है आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग का मतलब है आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब है कि केवल फंक्शन को चेक करेंगे, फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे कि ये मॉड्यूल या ये कंपोनेंट ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में हम अंदर जाएंगे, कोड को समझेंगे और कोड को देखेंगे कि सारे के सारे लूप, सारे के सारे कंडीशंस, सारे के सारे इंडिपेंडेंट पाथ आपने कवर किए हैं कि नहीं किए, एक बार एग्जीक्यूट किए हैं कि नहीं किए। तो फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब होता है बिहेवियरल टेस्टिंग, जिसे हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कह रहे हैं। इस टेस्टिंग में टेस्टर इस तरीके से टेस्ट केस डिजाइन करता है कि ताकि वो मॉड्यूल के फंक्शंस या उसके बिहेवियर को चेक कर सके। वो वही इनपुट देगा और आउटपुट लेगा। इनपुट आपके वैलिड भी हो सकते हैं, इनवैलिड भी हो सकते हैं। आउटपुट को आपको देखना है कि सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर गलत इनपुट देते हैं तो या इनवैलिड इनपुट देते हैं तो सिस्टम कैसे बिहेव करता है। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग का मतलब होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसमें हम ऐसे टेस्ट केस डिजाइन करते हैं ताकि हम जो मॉड्यूल के स्ट्रक्चर को, यानी कि अंदर जो कोड लिखा है उसको बारी बारी से चेक कर सके। लाइन बाय लाइन नहीं चेक करते हैं हम इंडिपेंडेंट पाथ लेते हैं कि मान लीजिए इफ और एल्स का एक यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो एक बार ऐसा टेस्ट केस लिखेंगे कि इफ चेक हो जाए, एक बार ऐसा टेस्ट केस लिखेंगे कि एल्स चेक हो जाए। लिमिटेशन क्या है टेस्टिंग के? कुछ लिमिटेशन बताइएगा टेस्टिंग की, सोचिए जरा क्या हो सकते हैं टेस्टिंग के लिमिटेशन। टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इससे हम वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, अपने सिस्टम की एफिशिएंसी चेक करते हैं। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है। पहले तो ये बात है कि लॉजिकल एरर आपने किए हुए हैं, ये बड़ा मुश्किल है। लॉजिकल एरर अगर आपने लॉजिक ठीक से नहीं लगाया है तो ये टेस्टिंग को ये पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो स्ट्रेस टेस्टिंग है, लोड टेस्टिंग है, खासतौर पे वेब एप्लीकेशन के लिए बहुत यूज हो सकती है। और आप किस तरीके से स्ट्रेस और लोड लगाएंगे, कैसे आपका सॉफ्टवेयर बिहेव करने वाला है, कितना लोड आप देने वाले हैं, ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है। वैसे आपके पास अलग अलग जे मीटर है, सेलेनियम है, अगर वेब ऐप की बात करें तो जिससे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा इसका लिमिटेशन है, कितना लोड दे सकते हैं आप पता नहीं है, क्योंकि रियलिस्टिक कंडीशन में आपने अभी तक सॉफ्टवेयर दिया नहीं है। जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, इसमें हम कईयों का मॉड्यूल का स्केलेटन यूज करते हैं। यानी कि अगर आपका एक आपने मॉड्यूल चेक करना है और ये मॉड्यूल 2 को कॉल करता है, ये बने नहीं अभी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टब्स यूज करेंगे। दूसरा केस समझिए, अगर ये मॉड्यूल हमको चेक करना है, इसके ऊपर का मॉड्यूल नहीं बनाया है, तो हम इसके लिए ड्राइवर यूज करेंगे। तो ये स्टब्स और ड्राइवर यूज करने पड़ते हैं। अगर हम स्टब और ड्राइवर का यूज कर रहे हैं और केवल इसको चेक कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने इसकी फंक्शनलिटी प्रॉपर चेक करी है। जब एक्चुअल एनवायरनमेंट में जब पूरा आपका ड्राइवर्स बन जाएंगे, या ड्राइवर छोड़िए, इसके अपर मॉड्यूल और लोअर मॉड्यूल बन जाएंगे, जब ये दोनों मॉड्यूल बन जाएंगे तभी हम बता सकते हैं कि एक्चुअली इसकी टेस्टिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि लेटर स्टेजेस में टेस्टिंग नॉर्मली होती है, तो हो सकता है कि ऐसे प्रॉब्लम समझ में आए, ऐसी दिक्कतें पेश आए जिससे हमें लगे कि अरे इसमें तो काफी चीज चेंज करनी पड़ जाएगी, कंप्लीट रीडेवलपमेंट करना पड़ जाएगा, तो जितने भी आपने काम किया है सब बेकार हो जाएगा। तो ये टेस्टिंग का एक लिमिटेशन कह सकते हैं, टेस्टिंग का आउटपुट है। मेंटेनेंस क्यों जरूरी है सॉफ्टवेयर का? कुछ प्रॉब्लम बताइए जो मेंटेनेंस में आती है। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि चेंजिंग और मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर आफ्टर इट इज बीइंग डिलीवर्ड टू द यूजर। एक बार आपने सॉफ्टवेयर यूजर के हाथ में दे दिया, उसके बाद जो उसमें मॉडिफिकेशन, चेंजेस या जो उसका रख रखाव है, वो मेंटेनेंस कहलाता है। 4 टाइप के मेंटेनेंस होते हैं, करेक्टिव, प्रिवेंटिव, एडेप्टिव और परफेक्टिव। तो जो मॉडिफिकेशन है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का डिलीवरी के बाद, ताकि आप फॉल्ट को करेक्ट कर सके, जिसे करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं, इंप्रूव कर सके परफॉर्मेंस को या कोई और एट्रीब्यूट को, इसे हम परफेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। या अडेप्ट करें प्रोडक्ट को किसी चेंज एनवायरनमेंट के हिसाब से, मान लीजिए विंडोज 8 पे
आपने बनाया 8.1 पे बनाया और विंडोज 10 आ गया, उसके हिसाब से इसको बनाना है, तो इसे हम एडेप्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मैन पावर रिसोर्स खर्च होगी, और हमारा मेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो एम है वो हमारा यह है कि हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कॉस्ट को कम से कम रखना है। जो मेन प्रॉब्लम आती है, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि प्रोग्रामर को समझना पड़ेगा। हमेशा ये देखा गया है कि जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है डेवलपर और जो मेंटेन कर रहा है, ये दोनों एक नहीं होंगे। जिसने बनाया वो अपने हिसाब से बनाया है, जिसने मेंटेन करना है उसको समझना है पूरे प्रोग्राम को अच्छी तरीके से, तभी तो मेंटेन करने कर पाएगा, तभी तो उसमें चेंज कर पाएगा, तभी तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर पाएगा। जो प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा कि दूसरा आदमी या दूसरे इंडिविजुअल्स आपके प्रोग्राम को मेंटेन करते हैं, वो चेंज करता है जिसको उस प्रोग्राम के बारे में नॉलेज ही नहीं है, या उसने नॉलेज गेन भी किया तो पूरी नहीं कर पाया। इससे प्रोग्राम का और डिटोरिएशन होता है, उसकी परफॉर्मेंस में और वृद्धि की जगह उसमें कमी आती है। हमेशा आपने देखा है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसमें लोग एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करते रहते हैं, यानी कि आपका ओरिजिनल ऑथर कभी नहीं मिलता जो मेंटेन करे, और जो इसको कर रहा है उसके पास इतनी एडिक्वेट नॉलेज ही नहीं होती है। हमेशा मेंटेनेंस का काम समझा जाता है कि थोड़ा हल्का काम है, टेस्टिंग और मेंटेनेंस को हमेशा हल्का काम समझा जाता है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम ध्यान से पढ़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल टेस्टर और इनका ही है, मेंटेनेंस का। अब होता क्या है कि कुछ प्रॉब्लम यूजर को तभी समझ में आती है जब उसे ये यूज कर रहे हैं, ओके, और लेकिन वो ये बताने में सक्षम नहीं होते कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग का गैप है प्रोग्रामर और यूजर में, जिसे हम इंफॉर्मेशन गैप कहते हैं। ये भी एक मेंटेनेंस में एक बड़ी दिक्कत पैदा करता है। एक्सप्लेन द रीयूज मेंटेनेंस मॉडल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। रीयूज मेंटेनेंस मॉडल आपको बताना है डायग्राम के हिसाब से। रीयूज मेंटेनेंस का मॉडल ये होता है, ये मॉडल इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि मेंटेनेंस could be viewed as an activity involving the reuse of existing program components. मेंटेनेंस का मतलब ये है कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं उसका रीयूज करें। तो इस रीयूज मॉडल के 4 स्टेप होते हैं। वो सारे ओल्ड सिस्टम या लेगेसी सिस्टम के पार्ट्स या कंपोनेंट्स या मॉड्यूल जो आप रीयूज कर सके, इन सब जो हम रीयूज करने के लिए उठाए उनको हम समझ पाए, और जो मॉडिफिकेशन है, जो ओल्ड सिस्टम पुराने सिस्टम के पार्ट हैं, वो अप्रोप्रिएट हो नए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि नई रिक्वायरमेंट जो आएगी उसके हिसाब से चेंज करना आपको। फिर आपको इंटीग्रेट करना है जो मॉडिफाइड पार्ट हैं उसको नए सिस्टम में। तो जो रीयूज मॉडल है, स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी लाइफ साइकिल का मोड हो सकता है, जैसे रिक्वायरमेंट है, डिजाइन है, कोड है, टेस्ट, बाकी मॉडल के अलहदा ये कहीं भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसको समझिएगा, इसका डायग्राम। आपका ये ओल्ड सिस्टम है, आपका ये नए सिस्टम है, ये आपकी कंपोनेंट लाइब्रेरी है। हमें रीयूज करना है, वो पार्ट उठा लेने हैं जो हम रीयूज करते हैं, करना चाहते हैं। ओल्ड सिस्टम की रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, सोर्स कोड, टेस्ट डेटा को लेंगे, और नए सिस्टम में भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस देखेंगे, फिर रिक्वायरमेंट चेंज होता है, इसका डिजाइन करेंगे, सोर्स कोड करेंगे, टेस्ट करेंगे, सारे आप करेंगे। अब किसी भी स्टेज पे आप इसे कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन में अंतर बताइए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमती है, यानी रियल वर्ल्ड जो एंटिटी है उसको आप बनाते हैं, यानी कि आप क्लास बनाते हैं और उस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है, चाहे उसकी पॉलीमॉर्फिज्म हो, चाहे इनहेरिटेंस हो, या फिर आप उसका एनकैप्सुलेशन देखें, उस हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। फंक्शन ओरिएंटेड में हम फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फंक्शन करेगा, ये फंक्शन करेगा, ये फंक्शन करेगा। जो फंक्शन है उस हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। तो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन ये किस पे रिलाई करती है, हमें फंक्शन ढूंढने हैं जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फंक्शन है वो शेयर करते हैं ग्लोबल वेरिएबल, जैसे ग्लोबल सिस्टम स्टेट। फंक्शन डिजाइन, इसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं उस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को सिस्टम में, फिर उस फंक्शन को हम और हायरार्की यानी सब फंक्शन में डिवाइड करते हैं, फिर उनके ऑपरेशन और उनके इंटरफेसिंग को फिर से डिफाइन करते हैं हर एक एंटिटी को, और फिर देखते हैं कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम ये एक मीन है, जिसमें डेटा बताया ना, आपको फ्लो बताना है इसका। तो डीएफडी इस पे हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन की। एंड टू एंड डेटा फ्लो, इसमें कोई कंट्रोल इन्फॉर्मेशन नहीं होती अभी।
फिर स्ट्रक्चर चार्ट हम डेटा फ्लो डायग्राम से बनाते हैं, एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का, और फिर हम इसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं किसी लैंग्वेज में जिसके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के करीब हो, जिसे हम प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी कहते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक सीक्वेंशियल प्रोसेस दिखाने के लिए। यानी डेटा फ्लो डायग्राम में आप एक प्रोसेस दिखाएंगे, उसका आउटपुट दिखाएंगे, फिर एक प्रोसेस दिखाएंगे। हर एक ट्रांसफॉर्म जो डेटा फ्लो डायग्राम में हो रहा है उसको हम सेपरेट प्रोसेस की तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, या इसको इस तरीके से कहिए कि उसको हम अलग अलग प्रोसीजर एक सीक्वेंशियल प्रोग्राम में बना सकते हैं। फंक्शन डिजाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन ये आपके बिल्कुल अलग तरीके से सिस्टम को डिकम्पोज करते हैं। तो इसीलिए एक अच्छी डिजाइन स्ट्रेटेजी ये है कि आप हेटेरोजेनियस डिजाइन करिए जहां पर फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच दोनों। हाउ इज सॉफ्टवेयर डिजाइन डिफरेंट फ्रॉम कोडिंग? सॉफ्टवेयर डिजाइन और कोडिंग में क्या अंतर है? कोडिंग इज द रिजल्टेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। सॉफ्टवेयर डिजाइन इन्फ्लुएंसेस द कोडिंग। सॉफ्टवेयर डिजाइन आप बनाएंगे, उस डिजाइन के हिसाब से आपकी कोडिंग होती है। कभी भी कोडिंग के हिसाब से डिजाइन होती है, यानी कि पहले डिजाइन आएगा, उसके बाद आपकी कोडिंग आएगी। तो पहला डिजाइन का मतलब समझिए। डिजाइन बहुत क्रूशियल है और टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। अमूमन ये देखा गया है कि प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स सीधा प्रोग्राम बनाने में जुट जाते हैं, जो कि एक निहायत ही गलत अप्रोच है। आप सबसे पहले डिजाइन करेंगे, यानी कि आप पहले डिजाइन स्पेसिफिकेशन, बिल्कुल पूरा सिस्टम आपका डिपेंड करता है कि आपने डिजाइन कितना सही किया है। सॉफ्टवेयर डिजाइन जो भी आपके इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फेज में रिक्वायरमेंट आई, उनके बिहाफ पे बनाया जाता है। इसमें आप यूजर इंटरफेस डिजाइन करते हैं, प्रोसेस डिजाइन करते हैं, डेटाबेस डिजाइन करते हैं, कंपोनेंट डिजाइन करते हैं और आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं। डिजाइन फिर आप ट्रांसफॉर्म करते हैं हर एक्चुअल कोड में जब इम्प्लीमेंटेशन फेज में आते हैं। ये थोड़ा आसान है कि आप डिजाइन को रेक्टिफाई करें, उसकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करें, लेकिन अगर आप आगे के फेज में चले गए, जैसे आप कोडिंग के बाद डिजाइन को चेंज करना चाहें, क्योंकि जब टेस्टिंग करेंगे तो आपको कुछ डिजाइन इश्यूज मिलेंगे, तो बेटर ये है कि आप डिजाइन अच्छा बनाइए, डिजाइन को टेस्ट करिए। डिजाइन को टेस्ट करने का तरीका जैसे हमने बताया आपको रिव्यू और इंस्पेक्शन से हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, कोहेजन, कपलिंग, आप साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं, 10 के नीचे रखिए अपने प्रोग्राम की, या फैन इन फैन आउट, ये सब तरीके हैं डिजाइन को के मेट्रिक्स हैं अलग अलग। अब कोडिंग पे आते हैं। कोडिंग का मतलब ये होता है कि आपको कन्वर्ट करना है जो आपका डिटेल डिजाइन स्पेसिफिकेशन है। एक प्रिलिमिनरी डिजाइन बनता है, एक होता है डिटेल डिजाइन। प्रिलिमिनरी डिजाइन के बाद डिटेल डिजाइन जब बन जाता है, तो अब इस डिटेल डिजाइन को आप एक्चुअल कोड में, फाइल्स में, डेटाबेस में ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोडिंग थोड़ा कम समय लेता है डिजाइन फेज से, और ये प्रोग्रामर और कोडर्स करते हैं इसको। ये टेक्निकल एस्पेक्ट से ज्यादा कंसर्न है, फंक्शनल एस्पेक्ट को कम देखा जाता है। प्रोग्रामिंग नॉलेज, डेटाबेस नॉलेज, बाकी जो आपकी कोर टेक्नोलॉजीज की नॉलेज यहाँ पर ज्यादा जरूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रंट एंड टूल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या यूटिलिटीज, ये आपको जानना पड़ेगा, और ये फैसिलिटेट करते हैं कोडिंग प्रोसेस को। तो ये हमने कुछ और क्वेश्चन लिए आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, और भी लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।